एक बार फिर से स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and I am here to represent our topic work and energy in front of you. तो बेटा इससे पहले भी हम इस चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें हमने वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। अब हम एक न्यू टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एनर्जी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में क्या है ये वर्क और एनर्जी। आप इनको ऐसे मान सकते हो कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर कहीं पर वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी लेस है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता। आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, क्या कहता है यार वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है ना, ये वर्ड सुना है। एनर्जेटिक है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। तो हो गए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेस। नेसेसिटी, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। सबको ये बात मालूम है कि हमारी पृथ्वी पर जो लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि हम लोगों को किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी मिल रही है इसी वजह से। प्राइमरी सोर्स क्या है? द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो बात सबको मालूम होनी चाहिए कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अदर सोर्सेज, एनर्जी कैन आल्सो बी derived फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। बेसिकली तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी के लिए, बट क्योंकि एनर्जी की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की पूरी बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से आज की डेट में सिर्फ एक ही सोर्स पर बेस्ड नहीं रहा जा सकता। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं एनर्जी को ड्राइव करने के, वो आज साइंस ने खोज लिए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, टाइड्स ऑफ एनर्जी, एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आती है इसकी डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग। द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। अगर मेरे पास किसी काम को करने की एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो इसका मतलब मेरे पास एनर्जी है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने जब कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप देखो कैसे। मान लो कि आपको 3-4 दिन से तेज हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, ठीक है। अब चौथे पांचवें दिन आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो, आपकी मम्मा ने बोला जा बेटा बाहर चला जा, थोड़ा देर घूमने के लिए चला जा या चली जा। सपोज आप अपने घर के नियर बाय किसी पार्क में चले जाते हैं, वहां जाकर आपका मन तो बहुत कर रहा है कि यार सब बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं भी भागूं, लेकिन आपसे भागा नहीं जा रहा, क्योंकि इन 3-4 दिनों में आपने अच्छे से फूड इनटेक नहीं किया, और हमें पता है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस फूड से। तो आपके पास क्योंकि अभी लेस एनर्जी है, तो आप कैपेबल नहीं हो काम करने के। क्लियर हो गया आपको? चलिए। इन साइंस, एनर्जी इज प्रिसाइजली डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वर्क। तो साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की कार्य करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बोला जाता है एनर्जी। और एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है हमेशा। वन when one object does work on another, energy is transferred from the former to the later। हमने अभी वर्क वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोले थे कि वर्क डन किया जा रहा है। अब मान लो कि मेरे पास ये कोई कार्ट है, ठीक है, या कोई वुडन ब्लॉक है। अब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मैंने लगाया फोर्स, इस फोर्स की वजह से इसके अंदर हो गया डिस्प्लेसमेंट, अभी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मेरे से एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो गई। ये एनर्जी का एक न्यू लॉजिक है, ठीक है। तो एक न्यू लॉजिक क्या है हमारा, कि जब मैंने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने काम किया, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है उसके अंदर जो काम कर रहा है उसके अंदर से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर फ्रॉम द फॉर्मर का मतलब पहले वाला जो काम करने वाला है, टू द लेटर, बाद वाला जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। द ऑब्जेक्ट डूइंग द वर्क लूजेज एनर्जी, द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन
गेन्स एनर्जी। अब देखो कि इस इंसान ने मान लो एनर्जी, इससे काम कर रहा था इसके ऊपर, तो इसके अंदर से एनर्जी का लॉस हुआ, जबकि इसने तो उससे एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गई, तो इसके अंदर एनर्जी का गेन हो गया। तो जब कभी भी काम किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो काम करने वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से एनर्जी निकली, जिसके ऊपर काम किया जा रहा था उसके अंदर एनर्जी चली गई, तो यहाँ पर एनर्जी का क्या हो गया लॉस, इसके पास एनर्जी का क्या हो गया गेन। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ विकेट एंड थ्रोज इट अवे, द बॉल हैज अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अब आप कैसे समझोगे कि द एनर्जी, हमने बोला कि द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो देखो क्रिकेट मैच खेलते भी हो, देखते भी हो टीवी में, मान लो जी किसी बॉलर ने हाई स्पीड से बॉल को फेंका और वो जो बॉल है डायरेक्ट जाके विकेट में लग जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी वजह से जो विकेट था उखड़ गया, वहां से दूर जाकर गिरा। इसका मतलब इस बॉल के पास क्या थी, इतनी इसके पास कैपेबिलिटी थी कि उसने उस विकेट को वहां से उखाड़ दिया, तो ये क्या हो गया द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम क्या बोल सकते हैं कि विकेट, इसने बॉल ने क्या किया, वर्क डन किया किसके ऊपर, विकेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी। क्लियर। दूसरा एग्जांपल, आ रेज्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि हैमर हो गया हमारा, हैज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क व्हेन इट फॉल्स। अब आप लोगों ने सबने करा है अपने घर में एक्सपीरियंस, देखा है जब से होश संभालिया है कि कोई कील है उसको दीवार में गाड़ना है, ठीक है, तो क्या करते हैं थोड़ा पीछे से हैमर को लेकर आते हैं या ऊंचा उठाकर तब मारते हैं उसके ऊपर, तो हमारी कील आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। जब आपने उस हैमर को ऊपर उठाया तो आपने उसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया, जिसकी वजह से इसके पास क्या हो गई, जब कैपेबिलिटी हो गई काम करने की, और इसने जो है जैसे इसको स्ट्राइक किया गया, इसने उस कील को दीवार के अंदर डाल दिया। चलिए, सोच रहे होंगे यार मैडम इतना इजी चैप्टर है। एनर्जी कोर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर अब एनर्जी की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना इसको, कि एनर्जी की भी ऐसा यूनिट वही होगी जो वर्क की है, बिकॉज एनर्जी क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा काम कर रहा है, मैं बोलूँ उसके पास उतनी ही एनर्जी है, कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हाई एनर्जेटिक है वो उतना ही ज्यादा काम कर रहा है ना, दोनों बात सेम ही। तो द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज द जूल, जिसको कि जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन विल यू से दैट एन ऑब्जेक्ट हैव 1 जूल एनर्जी, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क कर रहा है तो मैं बोलूंगी कि इसके पास एनर्जी कितनी है, 1 जूल। क्लियर। अब क्योंकि जो जूल है ये बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इसके लिए हमें जो कमर्शियल लेवल पर हाई अमाउंट में, जैसे जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, कल कारखाने जिनको बोलते हैं हम लोग, वहां पर ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा अमाउंट में काम कर रहे हैं तो मशीन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसलिए जो इसकी बिगर या लार्जर यूनिट है वो है किलो जूल। किलो जूल को स्मॉल के और कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। ये आपको लर्न करना है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है। द एनर्जी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल हो पा रही है एनर्जी की वजह से, और हम लोगों को अपने आप को लकी मानना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास एनर्जी इतने सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो एक बार इन फॉर्म्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी जो है मिलकर एक एनर्जी बनाते हैं जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, 1 मार्कर क्वेश्चन, कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हमें एक एनर्जी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल क्या है, एक बच्चे ने 3 सैंड बेड तैयार किए। सैंड बेड जैसे देखा ना, जब बीच वगैरह पे जाते हो तो मिट्टी का ऐसे घरौंदा टाइप बना देते हैं। अब उसने क्या किया,
उसके पास एक हैवी बॉल ली उसने और एक सैंडबेड के ऊपर 50 सेंटीमीटर से उस बॉल को गिराया। दूसरे के ऊपर से उसने 1 मीटर की हाइट से गिराया और तीसरे के ऊपर 1.5 मीटर की हाइट से उस बॉल को गिराया। सैंड का घर सा बना रखा है, बॉल को ऊपर से छोड़ना है। पहले 50 सेंटीमीटर की दूरी से, फिर 1 मीटर की दूरी से, फिर 1.5 मीटर की दूरी से। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बॉल इसके ऊपर गिरेगी तो तीनों में ही क्या बनेगा, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, मतलब कि गड्ढा सा बन जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा किस में बना, जब ऑब्जेक्ट को ज्यादा ऊंचाई से गिराया गया था। मीन्स कि जब इस बॉल को 1.5 मीटर की ऊंचाई तक लेकर जाया गया तो इसके ऊपर काम ज्यादा किया गया। अब जब काम ज्यादा किया गया, इसका मतलब इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा हो गई काम करने की। तो जब इसको ड्रॉप किया गया तो इसने ज्यादा वर्क किया, जिसकी वजह से यहाँ पर गड्ढा जो था ज्यादा गहरा हो गया। क्लियर हो गया आपको? तो यही हमने डिफाइन पढ़ी थी, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एक और एक्टिविटी दे रखी है आपको कि यहाँ पर इस तरीके का एक सेटअप तैयार कर लिया हमने। कोई एक ट्रॉली ले ली बच्चों को खेलने वाली, उसके आगे कोई वुडन ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। और फिर ये बाद में आएगा ये वाला सीन। वुडन ब्लॉक लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांधी, उसके नीचे एक पैन लटका दिया, बर्तन, और उसमें हमने कुछ वजन रख दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लगा रखा था स्टॉपर टाइप कि मेरी ट्रॉली चले ना। अब मुझे वो स्टॉपर हटा देना। जैसे ही मैं इस बर्तन के अंदर कुछ वजन डालती हूँ तो क्या होगा, ये ट्रॉली आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। एक्सपीरियंस करके देखना अपने घर में एक्टिविटी। जैसे ही ट्रॉली आगे की तरफ मूव करेगी, ये इस ब्लॉक में टक्कर मारेगी। टक्कर मारने की वजह से इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पर आपने पहले 50 ग्राम का मास रखा। अब आपको इस मास को चेंज करना है। अब मान लो आपने 100 ग्राम का कोई मास इस पेन के अंदर रख दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, टक्कर थोड़ी सी तेज लगी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ। फिर हमने क्या देखा, मास हमने और इंक्रीज कर दिया तो टक्कर अगेन फिर और थोड़ी ज़्यादा लगी और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। तो बार बार हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा मास बढ़ता जा रहा है उतना ही ज़्यादा क्या होता जा रहा है, टक्कर तेज लग रही है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ज़्यादा तेज टक्कर की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मीन्स ज़्यादा वर्क डन हो रहा है। क्लियर? तो इन्होंने पूछा हमारे से कि इन विच केस द वर्क डन मोर, जब हमारा मास ज़्यादा था। तो इन दिस एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हेंस इट पोसेसेस एनर्जी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में एनर्जी किसके पास है, इस ट्रॉली के पास। क्लियर? तो अब हम एक और एग्जांपल बेटा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर मान लो एक धीरे से चलता हुआ ट्रक आ रहा है और एक तेजी से चलता हुआ ट्रक आ रहा है, दोनों के सामने सेम गाड़ी कोई है, तो आप बता सकते हो ना कि किसमें ज़्यादा जबरदस्त टक्कर लगेगी और किसमें जितना कितना ज़्यादा डैमेज होगा। ऑब्वियसली बात है, जिसमें ज़्यादा स्पीड है, जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। अब हमने पढ़ा था कि एनर्जी की फॉर्म्स, तो पहली फॉर्म अभी हम पढ़ लेते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को कंसिडर करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी से मिलकर बनी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को भी पढ़ने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में गतिज ऊर्जा भी बोला जाता है। तो डेफिनेशन, व्हाट इज इट? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल से डिफाइन है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जितनी भी चलती हुई चीजें हैं उन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। एग्जांपल्स, अ मूविंग बुलेट कैन फायर्स अ टारगेट। एक बंदूक से निकली हुई गोली जो टारगेट है उसको छेद करके उसके उस पार जा सकती है। ब्लोइंग विंड, चलती हुई तेज हवा क्या कर सकती है, मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। क्योंकि दोनों के पास क्या है, एनर्जी। दोनों क्या कर रहे थे,
मूवमेंट कर रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड, द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोसेसेस इंक्रीजेज विद इट स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ये चीज आपको लर्न करनी है। जैसे अ फास्टर ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क देन अ स्लोअर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब मान लो जी रेस हो रही है, एक तरफ है साइकिल, एक तरफ है हमारी मोटरसाइकिल, बाइक जिसको आप लोग बोलते हो। एक तरफ बाइसाइकिल मतलब कि साइकिल है, नॉर्मल हम लोग हमेशा में साइकिल बोलते हैं। अब दोनों को डिस्टेंस तो सेम कवर करनी है, लेकिन कौन टाइम कम कम टाइम लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, बाइक। और अगर मैं टाइम की वो छोड़ दूं कि केवल टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि भाई 30 मिनट्स के लिए दोनों को दौड़ना है, तो दोनों में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? बाइक। क्योंकि बाइक की स्पीड कैसे है? ज्यादा। तो जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा वर्क डन करेगा। क्लियर? तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बस आपको समझने भर की देर है। डेफिनेशन हो गई, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग एट अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू एक्वायर दैट वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, रेस्ट से उसे पर्टिकुलर किसी स्पीड तक लाने के लिए जितना काम किया गया उतना ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है कि कहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको मेजर करने के लिए कैसे आया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि फिर अगर मैंने आपको सारा अभी यहीं पर करवा दिया तो आपका थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। पहले आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। और बेटा डेरिवेशन 110% एग्जाम्स में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करना क्या है आपको? आपके लिए अगेन वही अच्छे से चैप्टर को रीड एंड अंडरस्टैंड करना है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है जनकपुरी B1, ठीक है बेटा, न्यू दिल्ली। तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटा हम लोग आपके लिए थैंकफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।